नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आई देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता पहुंचे रीवा। गहाई के दौरान 3 अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों के हाथ कटे। रीवा में अचानक आए आंधी तूफान से लाखों का नुकसान। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर की गई तैयारी धराशायी। और रीवा बास्केटबॉल लीग का महापौर अजय मिश्रा बाबा द्वारा किया गया शुभारंभ। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। रीवा के चोरहट्टा थाना क्षेत्र अंतर्गत राधा कृष्ण मंदिर के पास तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने साइकिल सवार वृद्ध को मारी ठोकर। इलाज के दौरान उसकी मौत। चोरहट्टा थाना क्षेत्र के राधा कृष्ण मंदिर के पास अपने खेत से घर जा रहे साइकिल में सवार वृद्ध को सतना की ओर से आ रही तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। सूचना मिलते ही परिजनों ने घायल अवस्था में वृद्ध को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उस वृद्ध की मौत हो गई। बताया जा रहा कि पिकअप वाहन सतना की ओर से आ रही थी, जो ठोकर मारते हुए रफू चक्कर हो गई, लेकिन परिजनों ने गाड़ी का नंबर पता लगा लिया है। वहीं पुलिस अब आरोपियों की तलाश कर रही है। राधे कृष्ण मंदिर के बगल में हमारे पिताजी खेत से चले जा रहे थे साइकिल में। सतना का से आई बिलोरो MP 17 CB 0913 एक्सीडेंट करके सीधे आई खोबर में गाड़ी करके ड्राइवर फरार हो गया। तेज रफ्तार रही। तेज। कितने बजे घटना घटी? ये 4 बजे शाम के। पुलिस आई थी मौके पर पुलिस नहीं आ पाई रही है। हम ही लोग ले आ रहे हैं ऑटो से। गाड़ी का कुछ पता चल पाया है कहाँ पे? ये पता चल रहा है JP रोड पटरा में है। पटरा में किसके नाम पे? ये राकेश कुमार विश्वकर्मा के नाम पर है। राकेश कुमार विश्वकर्मा के नाम पर है। ये मृतक का क्या नाम था? श्रीराम भोली कोल। क्या काम करते थे? एक किसान खेती बाड़ी करते थे। रहने वाले चुरहटा के। कौन सा गाँव लगता है? ये चुरहटा है, 4 नंबर वार्ड। अभी तक कुछ पता गिरफ्तारी हुई किसी की? नहीं हुई सर। गाड़ी का साथ में ले लिए पुलिस? नहीं लिए सर। अभी वहीं पे खड़ी है? वो फरार हो गई गाड़ी। फरार हो गई? जी सर। रीवा बास्केटबॉल लीग का शुभारंभ महापौर अजय मिश्रा बाबा द्वारा किया गया। यूं तो तरह तरह के खेल हमारे देश में खेले जाते हैं, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी आदि, लेकिन बास्केटबॉल के खिलाड़ी कम ही हैं। रीवा में बास्केटबॉल खिलाड़ियों के लिए सबसे उपयुक्त स्थान ऋतुराज पार्क है। आज ऋतुराज पार्क में रीवा बास्केटबॉल लीग का शुभारंभ महापौर अजय मिश्रा बाबा द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि इस खेल से संबंधित जो भी सुविधाएं हैं वह खिलाड़ियों को उपलब्ध कराएंगे। इस दौरान बास्केटबॉल के खिलाड़ी और आयोजक उपस्थित रहे। आपको बता दें कि बास्केटबॉल को लेकर नगर निगम में विपक्ष ने विरोध भी जताया था, लेकिन फिर बाद में मामला शांत हो गया और अंततः रीवा बास्केटबॉल लीग का शुभारंभ हो गया। मैं आपको बता दूं, लगभग 16 टीमें हैं। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और रीवा, मंदसौर, इन मतलब पूरे मध्य प्रदेश से टीमें हमारे रीवा जैसे छोटे शहर में आई। ये बास्केटबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई। कहाँ से टीमें आई हैं? कौन चीफ गेस्ट है आपका? क्या कुछ कार्यक्रम है यहाँ पर? टीम्स में इंटर स्टेट्स टीम आई है और हमारा लेवल पहला ये था कि हम रीवा से पहले बाहर निकले और मध्य प्रदेश की सारी टीम्स को इंक्लूड करना स्टार्ट करें, जिसमें से मंदसौर, विदिशा, भोपाल, सागर और छिंदवाड़ा की टीम आई है। उसके अलावा अंडर 19 कैटेगरी में भी हमारे पास सतना की, विदिशा की दूसरी टीम जो अंडर 19 कैटेगरी की है और इंदौर की टीम्स हैं। उसके अलावा चीफ गेस्ट हमारे फर्स्ट डे में ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट मेयर अजय मिश्रा जी बाबा रह चुके हैं। आज के हमारे चीफ गेस्ट प्रणव सिंह रहेंगे। ये हमारे द्वारा स्टार्ट की हुई एक छोटी सी इनिशिएटिव है, छोटी सी पहल है जो हम लड़कों ने स्टार्ट करी है बास्केटबॉल को प्रमोट करने के लिए। सिंस बाकी सारे स्पोर्ट्स में बास्केटबॉल कहीं थोड़ा सा पीछे रह जाता है और ये थोड़ा सा टेक्निकल गेम है जिसको थोड़ा सा ज़्यादा एम्फेसिस देना पड़ता है और ये थोड़ा सा कम लाइट में रहता है, तो इसलिए हमारी तरफ से ये छोटी सी इनिशिएटिव थी जिसमें हमने विनिंग प्राइज़ 21,000 से लेके 11,000 तक रखा हुआ है। विनर्स और रनर अप के लिए दोनों कैटेगरी में, मेंस के लिए भी और अंडर 19 कैटेगरी में भी। इसमें हम सारी टीम्स को फूड और अकोमोडेशन एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मर्चेंडाइज, प्रिंटेड टी-शर्ट्स, मेडल्स, फिट किट्स, जिम बैग्स, पीनट बटर एंड आप पीछे देख सकते हैं कि हम लोग जब स्टार्ट करी तो हम ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे थे, बट सारे स्पॉन्सर्स हैं हमारे, आयरन क्लैड जिम,
वेलविश कॉरपोरेशन, एक्जॉटिक प्रोटीन नेशन, तो जितने भी स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं सब ने हमारी हेल्प करी है एंड उनके बिना ये काम बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए उनको अगर मैं मेंशन ना करूं तो ये मेरी तरफ से बहुत बड़ी मेरी नाकामयाबी होगी, इसलिए मैं अपने से पहले उनकी हेल्प की एक्नॉलेजमेंट करना चाहता हूं। कितने दिवसीय एक खेल था? ये 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता है जिसमें 3 पॉइंट कॉम्पिटिशन और डंक कॉम्पिटिशन पहली बार मध्य प्रदेश में आयोजित बास्केटबॉल ऑर्गेनाइजेशन करवा रही है हमारी टीम, और ये पहले कभी भी नहीं हुआ है। 2 दिवसीय टूर्नामेंट है। आप युवा हैं, युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? युवा के लेके मेरा यही संदेश है कि जितना हम खेल की तरफ बढ़ते हैं हम उतना ही अपने माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं, चैनल कर सकते हैं। फिटनेस, मेंटल फिटनेस, इमोशनल वेलबींग, सारी चीज़ों में खेल आगे ही रहता है और एक ओवरऑल ग्रोथ के लिए ही, एक एक्सपोजर के लिए ये टूर्नामेंट करवाया गया है। तो दैट इज द। रीवा में अचानक आए आंधी तूफान की वजह से लाखों के नुकसान की खबर आई है। 23 अप्रैल की शाम लगभग 4:30 बजे के आसपास अचानक तेज आंधी तूफान और बवंडर आया, जिसकी वजह से लाखों का नुकसान हुआ। देखते ही देखते शहर में लगे होर्डिंग और छतों की चद्दर ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो गई। दरअसल 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है, जिसकी वजह से प्रशासन द्वारा करोड़ों रुपए खर्च करके शहर को सजाया गया था, लेकिन सारी व्यवस्थाएं और सजावट धरी की धरी रह गई। जब अचानक आंधी तूफान आ गया, चाहकर भी प्रशासन कुछ नहीं कर सका, क्योंकि प्रकृति से बड़ा तो कोई नहीं। बहरहाल अब प्रशासन फिर से तैयारियों में जुट गया है और वापस साफ सफाई की जा रही और सामान को सुरक्षित किया जा रहा। कृषि राज्य मंत्री गिरिराज सिंह आज रीवा पहुंचे, जहां गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह के जरहा स्थित निवास स्थान पर एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का रीवा आगमन शुरू हो गया। इसी कड़ी में कृषि राज्य मंत्री गिरिराज सिंह रीवा पहुंचे और गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह के निज निवास जरहा में एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस दौरान जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रणव प्रताप सिंह भी उपस्थित रहे। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं जरहा, जहां कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कि आज यहाँ इस प्रांगण में दूसरी बार हमें किसी बहुत बड़े व्यक्तित्व और भारत को आगे की जो दिशा मिलनी है, जो भारत अखंड भारत बनने जा रहा है, इस प्रांगण में स्वागत करने का अवसर जरहा। इसके पूर्व का अवसर वो था, बहुत सुखद तो नहीं था। हमारे बड़े भाई साहब नहीं रहे, गिरिराज सिंह जी, उनमें हमने देखा कितना दान हो रहा है। हमने भी अपने सामर्थ्य जुटाई, लेकिन जब देखा बाद में कि नहीं उसकी बिक्री भी हो रही सामान की, तो मैंने उसी दिन ठाना कि इसका मैं विरोध करता हूं और मैं अब जो भी पैसा हमारे पास है थोड़ा, मैं उनके स्मृति में मैंने ये देव स्मृति चिकित्सालय का निर्माण किया और उसका उद्घाटन का जब अवसर आया, उस समय तत्कालीन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, लेकिन उस समय पंजाब के गवर्नर स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी इसी प्रांगण में, इसी स्थान से इस अस्पताल का उद्घाटन करने आए थे। ये बहुत बड़ा अवसर हम लोगों को मिला था। आप सबकी कृपा से ये अस्पताल भी अच्छा चल रहा है और ये जो पाठशाला, जिसके विषय में माननीय मंत्री जी ने कृपापूर्वक विधायक जी को से कुछ आग्रह किया है, अपनी ईमानदारी से आज भारतवर्ष में पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री बने तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता हुई तो मुझे हुई। हालांकि आपसे पूर्व में भी हमारे अपने आदरणीय बहुत संजीदा रूप हमने मंत्रालय के रूप में देखा, किंतु जब दिल्ली में सर्वप्रथम एक कॉन्फ्रेंस में मैं आदरणीय मंत्री जी से मिला तो मैं ये देखकर हतप्रभ रह गया कि देश का इतना बड़ा मंत्री
कहते हैं सादगी, और इस सादगी में ही व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व रचा बसा हुआ है। और आज जिस तरीके से सर्किट हाउस में बैठकर आप छोटी छोटी बातों को लेकर चर्चा कर रहे थे, किस तरीके से हमारी महिलाओं को लखपति बनाया जाए, इस ओर आप चर्चा कर रहे थे। किस तरीके से हमारे गांव के रोजगार का मतलब जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बहन है, अभी लाखपति दीदी का लिया हूं मिशन, रोजगार युक्त पंचायत, स्वच्छ पंचायत। जब स्वच्छ पंचायत कहता हूं तो नरेगा से घर का पानी घर में 100 फीट लगाइए, गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में। जब ये नाले बहेंगे ही नहीं तो स्वच्छ होंगे। स्वच्छ पंचायत, रोजगार युक्त पंचायत, ग्रीन पंचायत। ये जब मैं ग्रीन पंचायत कहता हूं तो ये कोई आसमान का तारा तोड़ने वाली बात नहीं कहता। हम कार्बन न्यूट्रल भारत के प्रधानमंत्री ने दुनिया के सामने कहा है कि भारत कार्बन न्यूट्रल होगा 30 तक। तो पंचायत के बगैर संभव है क्या? कार्बन न्यूट्रल जब हम बनेंगे तो ग्रीन एनर्जी भी हम यूज करेंगे। हम अमृत सरोवर भी बना रहे हैं, हम वृक्ष भी लगाएंगे, हम खेती में प्राकृतिक खेती और ग्रीन फर्टिलाइजर यूज करेंगे। तो जब ये सब करेंगे तो हमारी खेती, हमारा गांव, पंचायत, ये क्या हम संभव नहीं है टीबी मुक्त पंचायत? अगर पंचायत के सरपंच सारे गांव के बच्चे, औरतें, बुजुर्गों को अगर हमने टेस्ट कराया, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दवा मुफ्त देती है। टीबी युक्त पंचायत, पोषण युक्त पंचायत, अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि पोषण युक्त पंचायत के लिए कोई रॉकेट एनर्जी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, कोई रॉकेट बनाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जो हम न्यूट्री गार्डन बनाते हैं, उसमें हम ये काम करेंगे। तो आने वाले दिन में जब हम इस काम को करेंगे, देश के अंदर में कई पंचायत करना शुरू कर दिया है। इस बार जो हमने अवार्ड दिया है, इन्हीं थीम पे दिया है। अब राज्यों के केवल अनुशंसा पर हम अवार्ड नहीं देते। 1.25 करोड़, 1.5 करोड़, 1 करोड़ का जो पंचायतों को अवार्ड देते हैं, ये थीम बेस्ड अवार्ड दे रहे हैं। और मेरा मानना है, जब प्रधानमंत्री, इस देश में 54 रुपये प्रति व्यक्ति मिलता था वित्त आयोग, भारतीय वित्त आयोग के पैसे 100 रुपये मिलता था। अभी प्रधानमंत्री लगभग 700 रुपये प्रति व्यक्ति दे रहे हैं। हम 13वीं वित्त आयोग से पैसे 14वीं वित्त आयोग में लगभग दुगना और 15वीं वित्त आयोग में लगभग तिगुना पैसा देने का काम भारत सरकार ने किया है। मनरेगा के पैसे भी पंचायत के काम में आते हैं। तो ये मुझे लगता है पंचायत को एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड पंचायत बनाने में सरपंचों की बड़ी भूमिका होगी। अब तो मैं आज बात किया जिला पंचायत के टीम से, अध्यक्ष से, ब्लॉक पंचायत के लोगों से, आप कभी पूरे राज्य जिले के पंचायत नहीं मिलते हैं, मिल करके बजट बनाएं, बात करें, चर्चा करें। जब सब मिलके करेंगे, पीपल्स पार्टिसिपेशन, पैसे का पार्टिसिपेशन नहीं बल्कि एक दूसरे के आइडिया का, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं, रीवा जिले का पंचायत हो या देश का कोई भी पंचायत हो, जो सेल्फ सस्टेनेबल। गहाई के दौरान 3 अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों के हाथ कटने से उपचार के लिए उन्हें भर्ती कराया गया। इन दिनों गेहूं की कटाई चल रही है, जिसमें किसान व्यस्त हैं, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही के चलते कभी कभी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं।
ऐसा ही मामला आज रीवा के संजय गांधी अस्पताल में देखने को मिला, जहां 3 अलग अलग घटनाओं में लोगों के हाथ कट गए। इनमें संतोष सिंह खैरा सिमरिया, पन्नालाल कोल निवासी बहेरा सीधी और अमित सोंधिया लक्ष्मणपुर बिछिया के रहने वाले हैं। घायलों को इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इनका इलाज चल रहा है। हाँ, 3 अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों को अपने खेतों में काम करते समय गहाई के जो मशीन होती है थ्रेशर, उस पर उनके चोट लगने के कारण इलाज हेतु लाए गए हैं। तो तीनों का उपचार किया जा रहा है। क्या नाम है भैया आपका? लाल बहादुर सिंह। रहने वाले कहाँ के? जी, खारा। कौन सा थाना लगता है? थाना सिमरिया लगता है, जिला दी। क्या रहती है घटना? वो ठेसर से हाथ कट गया है। कैसे पूरी घटना क्या है? तो घटना वो ठेसर चलती थी अपनी बगल में, वो दूसरे के ठेसर में वो दाना उलने गए, तो वो दूसरे के ठेसर में दाना डांठ ला करके लेके गए, तो उसमें तो धरा था तक था, तो पैर गीला था तो फिसल गया पैर, तो डायरेक्ट चला गया ठेसर में। डांठ इकट्ठे पुल्ली जब खींच ली तो इकट्ठा। किसका हाथ कटा है? भाई है मेरा, संतोष सिंह पेशेंट लिए हैं हम। और भी लोगों और 2 लोगों को और भी कटा है जी। तो वो एक कुम्हारा के हैं, खारा के पास में कुम्हारा है, वो 1 लोग और हैं। 3 लोगों का हाथ कहा जाए कि 3 लोगों का हाथ। जी जी। अभी कैसी हालत उनकी? अब उनकी हालत हो गया, दवाई हो रही है, तो ड्रेसिंग कर रहे हैं। घटना कब की है? घटना कल की है, 12 बजे की दोपहर की। जी। सिमरिया थाना क्षेत्र है? जी। गाँव कौन सा? जी, गाँव कौन सा? खारा जी। लाल बहादुर सिंह। जल जीवन जागरण यात्रा के तहत तीसरी बार रीवा जिले के गंगेओ जनपद और सिरमौर तहसील के सिसवा लालगांव टेहरा ग्राम क्षेत्र में दशकों से अधूरी पड़ी नहर की खुदाई न हो पाने और पानी न मिलने के कारण ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया और देखते ही देखते गैती फावड़ा तगाड़ी लेकर स्वयं ही नहर में उतर पड़े। मामला अधूरी पड़ी रीवा के नहरों का है, जहां ठेकेदार और कमीशन खोर अधिकारियों की मदद से दशकों पूर्व राशि का बंदरबाट कर दिया गया और अब गांव वाले पानी के लिए परेशान हैं। गांव वालों का कहना है कि यदि नहर आ जाती तो भूमि का जलस्तर भी बढ़ जाता, जिससे उन्हें आसानी से पीने का पानी उपलब्ध होता और सिंचाई की भी व्यवस्था हो पाती, लेकिन उनकी जमीन को बर्बाद कर खोद कर छोड़ दिया गया। इससे आए दिन दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं और नहर में पानी दूर का सपना रह गया। अब जब 24 अप्रैल 2023 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7,000 करोड़ से अधिक सिंचाई और जल जीवन मिशन की परियोजनाओं की घोषणा कर शिलान्यास करने के लिए आ रहे हैं, ऐसे में गांव वाले ने एक बार पुनः मोर्चा खोल लिया है और विभिन्न माध्यमों से अपनी बात सरकार के पास तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में तीसरी बार प्रदर्शन करते हुए हाथ में गैती और फावड़ा उठाए और महिलाओं सहित नहर में कूद पड़े। बाबा जी कैसे नहीं पहुंचे नहर में? ये नहर में खुदाई करे का आन है। ये नेता मोदी जी और मुख्यमंत्री जी ये सब नहर खुदवाए के सब आदि छोड़ के भाग गए, कहाँ पता नहीं चल लग गया है। ऐसी विनती करे आना खोदा ही आन है, ओके ऊपर समझा है हम गीत बनाए हैं कि मोदी जी का सुनवा दी जाए। एक अर्ज मेरी सुन लो सरकार के खेवैया, जब तक न दोगे पानी हम छोड़ेंगे न बहिया। देना नहीं था पानी फिर आस क्यों दिखाई, खेतों के बीच में फिर ये नहर क्यों खोदाई। मर जाएंगे तो प्यासे तो क्या करोगे भैया, जब तक न दोगे पानी हम छोड़ेंगे न बहिया। एक अर्ज मेरी सुन लो सरकार के खेवैया, जब तक न दोगे पानी हम छोड़ेंगे न बहिया। अनुरोध आपसे ये विरोध ना समझना, एक मांग पूरी कर दो फिर और कुछ न करना। पानी बिना हमारी सूखी पड़ी है बगिया, जब तक न दोगे पानी हम छोड़ेंगे न बहिया।
एक अर्ज मेरी सुन लो सरकार के खेवई। समस्या हम लोगों की ये है कि ये नहर अधूरी पड़ी है आज 10 साल से, और जब खुदी ही नहीं है तो इसमें पानी कैसे आएगा। तो सब ग्रामीण बोले हमसे कि एकत्रित होकर चलते हैं और इसको खनते हैं, खन देंगे, नहर क्लियर हो जाएगी तो पानी फिर सरकार से अनुरोध करेंगे कि इसमें पानी छोड़ा जाए, तो पानी इसमें आ जाएगा तो हम लोगों के यहाँ का वाटर लेवल सही हो जाएगा। अभी यहाँ का वाटर लेवल 150 से 250 तक, तो न हैंडपंप चलते हैं न बोर चलते हैं सही ढंग से। केवल गांव में एक दो बोर चलते हैं, जिससे पूरे ग्रामीणों को पानी का सप्लाई होता है। लोग बहुत दूर दूर से ढोते हैं, मान लीजिए कि 1.5-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक पानी लेने जाते हैं डिब्बा ले लेके। तो क्या समस्या थी भाई? समस्या ये, हमारा नाम लवकुश तिवारी है जी, ग्राम पंचायत निवासी। समस्या ये नहर की है। समस्या ये है कि हमारे जो नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, ये जो है तो बाण सागर परियोजना की स्कीम लेके हमारे ग्राम पंचायत में 2014 से ये नहर खुदी पड़ी है अधूरी। आज तक जो है तो नहर में न कोई ठेकेदार आया, न तो मामा के सरकार आई, कोई व्यक्ति नहीं आया। और इस नहर में जो है तो हम लोग एक एक बूंद पानी के लिए मोहताज हैं। और सरकार जो है तो कुंभकर्ण की नींद सो रही है। केंद्र और प्रदेश दोनों सरकार फायल है, क्योंकि हम बोलते हैं कि हम जनता की सेवा करेंगे, जनता को पानी देंगे। एक बूंद पानी के लिए हमारे लालगांव पंचायत के हमारे 84 गांव की जनता जो है तो प्यासी मर रही है। और केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार शून्य बिल्कुल सो रही है कुंभकर्ण की नींद। और ये इसका समाचार में जब अगला चुनाव होगा, इसका परिणाम शिवराज सिंह को और नरेंद्र मोदी जी को भुगतना पड़ेगा। यही हमारी जो है तो उनसे। देखिए, आज हम लोग इस 23 अप्रैल 2023 को आज इस सिसवा लाल गांव के पास अधूरी पड़ी हुई इस नहर में खड़े हुए हैं। हम लोग बेसिकली यहाँ पर नहर की खुदाई करने आए हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे साथ हमारे गांव क्षेत्र के अन्य साथी गण, हमारे भाई काका जो भी सब हैं, हमारी माताएं बहनें सब यहाँ पर आई, और वो यहाँ इस नहर को खोदने का प्रयास कर रही थी। ये इस बात का द्योतक है कि यहाँ की जो सरकार है, मध्य प्रदेश की जो शिवराज सिंह जी की सरकार है, जो नरेंद्र मोदी जी की भारत सरकार है, ये पूरी तरह से अपनी योजनाओं में फैल हो चुकी है। आज हम हाथ में एक योजना ही इनकी लिए हुए हैं। कल इनका रीवा में कार्यक्रम है 24 अप्रैल को। ये राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर अवार्ड वितरण करेंगे। 7,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं की ये यहाँ पर घोषणाएं करेंगे। एक योजना ये रीवा बाणसागर समूह जल प्रदाय योजना, सतना बाणसागर समूह जल प्रदाय योजना, सीधी बाणसागर समूह जल प्रदाय योजना, गुलाब सागर समूह जल प्रदाय योजना और टमस समूह जल प्रदाय योजना। यहाँ की जो योजना बता रही है टमस जल समूह जल प्रदाय योजना है, और आपकी ये रीवा बाणसागर समूह जल प्रदाय योजना है, जो दो मुख्य रूप से इस क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। लेकिन हमें नहीं लगता कि ये योजना इनकी कभी सक्सेस हो पाएंगी। आप इस योजना को देखिए, आज से 2 दशक पहले योजना लाई गई थी। ठेकेदार पैसा खा करके चले गए। निकम्मे कमीशनखोर जो सरकारी अधिकारी हैं वो इस ठेकेदारों की मदद की है। ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट तक नहीं किया गया। ये सब अधूरा पड़ा हुआ है। लोग पानी के लिए परेशान हैं। आज हम लोग यहाँ पुनः सिंबॉलिक तौर पर तीसरी बार यहाँ पर एकत्रित हुए, और सरकार को ये बहुत सख्त संदेश है, बहुत स्पष्ट संदेश है मामा जी और मोदी जी। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर।
पंचायत राज्य मंत्री मध्य प्रदेश महेंद्र सिंह सिसोदिया भी रीवा पहुंच चुके हैं। पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधा है। क्या कहना है पंचायत राज मंत्री मध्य प्रदेश महेंद्र सिंह सिसोदिया का, आइए आपको सुनवाते हैं। महिलाओं को 1500 रुपए देंगे और गैस सिलेंडर 500 रुपए हो जाएगा। कमलनाथ जी को पहले याद क्यों नहीं आई? 15 माह की सरकार में थे मुख्यमंत्री, तब तो 1-1 हजार रुपया जो शहरी महिलाओं को बेगा बारी बुढ़िया को मिलते थे वो तक तो उन्होंने बंद कर दी थी। 1000 रुपये जो गरीबों को मिल रहे थे वो उन्होंने बंद कर दी। अब चूंकि शिवराज जी ने लाडली बहना लॉन्च की तो आपने कहा भाई साहब हम तो 1500 देंगे। आप 1500 दो चाहे 5000 दो, मध्य प्रदेश की जनता कमलनाथ जी की बात पे विश्वास नहीं करती है। क्या लगता है कहीं ना कहीं शिवराज जी की नकल कर रहे हैं? शिवराज जी की कोई नकल नहीं कर सकता। शिवराज जी तो शिवराज जी हैं जो जमीन से लेकर आसमान तक बिल्कुल जनता के लिए प्रदेश के हित में चौतरफा उनका सोच रहता है और कमलनाथ जी का सोच अपना सोच है। कितनी सीटें आ रही हैं? हम तो 200 प्लस का टारगेट लेके चल रहे हैं। दिन दौरे को लेकर कम क्षेत्र में क्यों बैकफुट पे दिखाई दे रही है? हम बिल्कुल पिछले बार की तरह हमें 26 सीटें मिली थी, 30 में से मिली थी। इस बार भी हम रिपीट करेंगे उसको। मुख्यमंत्री का चेहरा भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश चेहरा कोई नहीं होता है। जो वर्तमान मुख्यमंत्री होता है वो, और हमारा जो पार्टी का सिंबल है कमल का फूल, ये हमारा चेहरा रहता है। कांग्रेस का कहना है कि डरे हुए हैं इसलिए लगातार दौरे चालू हैं। कांग्रेस की तो बात ही मत करो। कांग्रेस पार्टी की तो हालत इतनी दुर्दशा उनकी कभी नहीं हुई है जो आज हो रही है कि पोलिंग के कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं। बूथ कमेटियों की बात करते हैं कमलनाथ जी, बूथ कमेटी बना रहे हैं। बूथ कमेटी तो जब बनेगी जब बूथ पे कार्यकर्ता ना हो। तो पूरा सुपड़ा साफ हो चुका है कांग्रेस पार्टी का। आम आदमी पार्टी ने भी इस बार मध्य प्रदेश में 230 हर बार करती है आम आदमी पार्टी। गुजरात में भी आम आदमी पार्टी ने कहा था और केजरीवाल ने कहा था कि मैं शर्त लगाने तैयार हूँ कि अगर मोदी जी की सरकार बनती, आम आदमी की सरकार बनेगी। फिर क्या हुआ गुजरात में? तो ये मोदी नाम का जो चक्र चल रहा है पूरे देश भर में, ये जबरदस्त नाम है मोदी का। इस नाम के आगे सारे नाम फीके पड़ जाते हैं। तीनों लोगों के स्वामी से आपने प्रार्थना करी कि दिग्विजय जी की अगली बार जन्म पाकिस्तान में आ सके। भाई दिग्विजय सिंह जी ने प्रार्थना करी कि हे महाकाल सिंधिया जी कांग्रेस में कभी ना आए, तो हमने भी प्रार्थना कर दी कि हे महाकाल दिग्विजय सिंह जी के जो विचार हैं उसके अनुरूप उनका जन्म अगला पाकिस्तान में होना चाहिए। ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन के पीड़ित किसानों के परिवार के लोगों को नौकरी न मिलने के चलते गोविंदगढ़ में विगत कई माह से पीड़ित आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। पीड़ित किसानों की आवाज को प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए जनपक्ष संगठन के संरक्षक अभय वर्मा ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और कहा कि किसानों की पीड़ा भारत के प्रधानमंत्री के रीवा दौरे के दौरान पहुंचाया जाए। श्री वर्मा ने कहा कि प्रतिदिन रेलवे से कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं और रेलवे भर्ती कर रहा है, लेकिन हजारों की संख्या में नौकरियों की आस लगाए किसानों के परिजन दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। विगत कई माह से आंदोलन चल रहा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। प्रधानमंत्री तक आवाज पहुंचाने के लिए अभय वर्मा ने क्या संदेश दिया, आइए सुनते हैं। चाहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने ललितपुर सिंगरौली रेलवे परियोजना में, ये एक ही परियोजना है, लोगों को नौकरी दे रखी है जो कि भूवर्जन अधिनियम के प्रावधानों के तहत दी हुई है, उसी तरह से शेष बचे पीड़ितों को और आश्रितों को रेलवे नौकरी देने का काम करे। रेलवे उस दिनांक से नौकरी दे जिस दिन से उनकी भूमियां गई हैं, भूवर्जन का अवार्ड पारित हुआ है। एक नंबर बात। दूसरे नंबर की बात, भूमि की कोई सीमा नहीं है। जब आपने भूवर्जन किया था तो भूमि का रकबा नहीं बनाया था कि इतने रकबे से कम की भूमि हम नहीं लेंगे, इससे ज्यादा की भूमि नहीं लेंगे। तो सारे रेलवे पीड़ित एक ही श्रेणी के माने जाए, उनको भूवर्जन के अवार्ड के दिनांक से नौकरी दी जाए। आपने भूवर्जन किया तो आपने उम्र का भी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया था कि जिसकी उम्र ओवर एज हो चुका है, 60 वर्ष से ऊपर हो चुका है या 10 वर्ष से नीचे का, उसकी भूमि नहीं लेंगे। तो जिस तरह से आपने भूमि लेने में किन्हीं बातों पर प्रतिबंध नहीं लगाया था, उसकी शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र नहीं मांगा था, इसी तरह से आप रेलवे में प्रत्येक उस व्यक्ति को नौकरी दें जो भूमि अर्जन से प्रभावित और पीड़ित है। जो ओवर एज हो चुके हैं उनको एक मुश्त आप 30 वर्ष की नौकरी का वेतन दें और उनका अन्य भत्ते दीजिए। अन्यथा यदि आपने गलत तरीके से नौकरी दे रखा है, भूवर्जन अधिनियम में प्रावधान नहीं है, भारत के संविधान में प्रावधान नहीं है,
तो उनके विरुद्ध अब तक आपने क्या कार्यवाही की? ऐसा गलत काम आपने किया और वो गलत काम करने वाले अधिकारियों और उन नौकरी पाने वालों के विरुद्ध आपने कौन सा अपराध पंजीबद्ध कराया? उनसे किसके रिकवरी की? और वो हमारे के जो प्रदेश स्तर के और राष्ट्रीय स्तर के अधिकारी हैं उनके विरुद्ध आप कौन सी कार्यवाही संस्कृत कर रहे हैं? ऐसे कितने लोग हैं जिनको नौकरी नहीं है? रेलवे आवेदक है, भू अर्जन अधिनियम 2013 का है, 2013 का है। इसके पहले 1894 का अंग्रेजों का बनाया हुआ चलता था। अभी 2013 से भारत सरकार का बनाया हुआ स्वदेशी भू अर्जन अधिनियम चालू है। रेलवे ने आवेदन किया, भू अर्जन की कार्यवाही जिला के कलेक्टर करते हैं, तो इसमें मध्य प्रदेश का टीकमगढ़ जिला, छतरपुर जिला, पन्ना जिला, सतना जिला, रीवा जिला, सीधी जिला और सिंगरौली जिला के कुछ लोग अंश आता है। रेलवे आवेदक है। ये भू अर्जन का अवार्ड का आदेश है जिसमें जमीनें भू अर्जन की गई हैं, इसको आप देख लीजिए, इसमें रेलवे आवेदक है और एक प्रथम पक्षकार है। और भूमि स्वामी किसान इस रेलवे के जो अवार्ड पारित हुआ है भू अर्जन का, इसमें द्वितीय पक्ष है, इसमें भूमि स्वामी द्वितीय पक्ष है और रेलवे पक्षकार है। और इसमें पीठासीन अधिकारी भू अर्जन अधिकारी जिले के कलेक्टर और तहसीलों में SDM हुआ करते हैं। रेलवे एक पक्षकार है। नौकरी देने की बात भू अर्जन अधिनियम में लिखी है, जो 2013 का भू अर्जन अधिनियम है। नौकरी देने की बात, काम देने की बात भू अर्जन अधिनियम करता है। मैंने आपसे वही निवेदन किया कि रेलवे नौकरी देके हमारे ऊपर कृपा नहीं कर रहा है। ये भू अर्जन अधिनियम 2013 का है और इसमें नौकरी देने की बात ये यहाँ पे लिखी हुई है। जिनकी जमीन लेगा रेलवे या कोई भी, देखिए अभी तो रेलवे से बातचीत हो रही है। भू अर्जन अधिनियम किसके लिए है? रेलवे के काम आ रहा है, भू अर्जन हो रहा है। जब यहाँ 4 लेन 6 लेन सड़कों का बाईपास का निर्माण होगा, उसके लिए भू अर्जन कौन करेगा? भूतल परिवहन मंत्रालय करेगा। रीवा में ही हवाई अड्डे का भू अर्जन हो रहा है, वहां पे उड्डयन विभाग, उड्डयन मंत्रालय भू अर्जन कर रहा था। क्या हर बार नियम बदलते जाएंगे? वहां पे उड्डयन मंत्रालय का कानून चलेगा जब भू अर्जन होगा, कहीं भूतल परिवहन मंत्रालय का काम चलेगा, कहीं कृषि विभाग के लिए भूमि अर्जित होगी तो कृषि विभाग का चलेगा, या हाउसिंग बोर्ड के लिए भूमि अर्जित होगी तो क्या हाउसिंग बोर्ड के नियम कायदे चलेंगे कि ये भू अर्जन कानून चलता है? एक स्थिर कानून होता है, ये भारत सरकार का कानून है। भारत सरकार स्वयं, रेलवे भारत सरकार नहीं है, भारत सरकार की एक व्यापारिक एजेंसी है। ये कानून भारत सरकार का है जो संसद से पारित है और जिसको देश के राष्ट्रपति महोदय ने और 2/3 विधानसभाओं ने भारत के विभिन्न राज्यों की अनुमोदित किया हुआ है। रेलवे एक व्यापारिक संस्थान है, उसका बोर्ड उसके यातायात की गतिविधियों का संचालन और नियंत्रण करने के लिए बना हुआ है। भू अर्जन करने का काम रेलवे बोर्ड और रेलवे के हमारे का नहीं है। भू अर्जन के कानून में नौकरी देने की बात लिखी हुई है और रेलवे यहाँ अपने शक्तियों का अतिक्रमण कर रहा है और रेलवे ने शासन प्रशासन के अधिकारियों का हाईजैक कर लिया है। भू अर्जन अधिकारी और रीवा कलेक्टर, और अभी आपने देखा होगा कि पिछले 3 मार्च को रीवा में एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता रीवा संभाग के कमिश्नर महोदय ने की, जिसमें चारों जिलों के कलेक्टर और रेलवे के केवल अधिकारी थे। जबकि यह पारदर्शिता की बात भी करता है और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम है। जिस तरह सूचना का अधिकार अधिनियम होता है, इसी तरह ये भू अर्जन का अधिकार अधिनियम है। इसमें दोनों पक्षों का अधिकार है, लेकिन जो कमिश्नर के यहाँ मीटिंग हुई उसमें कोई भू किसान नहीं था, किसी भी किसान को आमंत्रित नहीं किया गया। जबकि प्रथम पक्ष उसमें केवल रेलवे आमंत्रित था और रेलवे ने अपनी पक्ष कही, जो रेलवे कहता है वहीं पर उसको भू अर्जन अधिकारी और उच्च प्रशासनिक अधिकारी स्वीकार कर लेते हैं। हमारी बातें स्वीकार करेंगे, रेलवे पर लागू करेंगे। रेलवे के जो नियम कायदे हैं वो रेलवे के यातायात संचालन के लिए है, भू अर्जन के लिए नहीं है। तो जो पहली मीटिंग हुई 3 मार्च को कमिश्नर के जी की अध्यक्षता में, जिसमें उन्होंने कह दिया कि रेलवे इंकार करता है नौकरी देने से। रेलवे एक पक्ष होता कौन है नौकरी देने से इंकार करने वाला? रेलवे ने ही कुछ लोगों को इसी परियोजना में नौकरी दे रखी है। भारत के संविधान का आर्टिकल 16(1) कहता है कि किसी भी आधार पर लिंग, जाति, धर्म, स्थान, निवास के स्थान पर किसी को शासकीय सेवा में नौकरी देने में भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन रेलवे इसका भी वायलेशन कर रहा है, भारत के संविधान का भी उल्लंघन कर रहा है और भारत के ये भू अर्जन अधिनियम का भी उल्लंघन कर रहा है। ये मैंने आपको दिखा दिया, आप लोग देखना चाहें तो वो प्रावधान भी पढ़ लीजिए, इसमें जहां पर नौकरी देने और काम देने की बात लिखी है। आपसे क्या मांगे? आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीत को। नमस्कार।